हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिवर्सल बायोलॉजी चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक अच्छे से समझ चुके हैं कि जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन बनाता है उसे क्षारक या क्षार कहते हैं। जब अम्ल और क्षार के बीच में अभिक्रिया होती है तो जल के साथ बना हुआ दूसरा यौगिक ही लवण कहलाता है। 6 लवण हम लोग को पढ़ने के लिए है, जिसमें से 3 लवण हम लोग पढ़ चुके हैं और 3 आगे पढ़ने के लिए है, जिसको हम लोग आज ही पढ़ लेंगे। 3 लवण कौन कौन सा पढ़ लिए? हम लोग साधारण नमक के बारे में पढ़ लिए, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ लिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ लिए। आज जो 3 लवण हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक होगा धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा, दूसरा होगा खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा और तीसरा होगा कॉस्टिक सोडा। तो ये 3 लवण के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ लेंगे। कमेंट में एक क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा कि बड़ी अच्छा क्वेश्चन लगा कि समुद्र का जल हमेशा नमकीन बना हुआ क्यों रहता है, या समुद्र का जल खारा क्यों होता है, समुद्र के जल में उतना सारा नमक कहाँ से आता है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि समुद्र अरबों वर्ष पहले से है, समुद्र अरबों वर्ष पहले से है और समुद्र का पानी वहीं पर पड़ा हुआ है। जब वाष्प बनता है ना, तो सिर्फ पानी वाष्प बन करके उड़ेगा। समुद्र के पानी में जो नमक है वो नमक वाष्प बन करके नहीं उड़ता है, केवल H2O वाष्प बन करके उड़ता है और वो भी वर्षा के रूप में फिर वहाँ पर गिर जाता है। तो क्या है कि मिट्टी में ऑलरेडी लवण मौजूद है, मिट्टी में कई प्रकार का लवण मौजूद है, जिसमें से सोडियम क्लोराइड भी काफ़ी अधिक मात्रा में है। चूँकि समुद्र में जो पानी है वो अरबों वर्ष पहले से है, तो अरबों वर्षों में मिट्टी का लवण धीरे धीरे घुलते 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 घुलते, चूँकि वो अरबों वर्षों तक घुलते रहा, इसलिए वहाँ के पानी में ढेर सारा लवण घुल चुका है और इस वजह से वहाँ का पानी खारा हो गया, नमकीन हो गया। अब गंगा जी का पानी क्यों नहीं होता है नमकीन? क्योंकि गंगा जी का पानी स्थिर नहीं है ना। हिमालय से गंगा जी का पानी वहाँ से उत्पन्न हुआ गंगा जी, और फिर वहाँ से पानी बहते गया और कुछ दिन के बाद समुद्र में जाकर के मिल गया। तो गंगा जी का पानी एक जगह स्थिर नहीं है, समुद्र का पानी स्थिर है, अरबों वर्षों से है और इतने लंबे समय में मिट्टी का लवण ढेर सारा घुल चुका है समुद्र के पानी में। इसी कारण से समुद्र का जल खारा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आंसर मिल गया होगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 3 लवण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। धोवन सोडा, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाने की विधि और उसका उपयोग। बनाने की विधि और उसका उपयोग। ठीक है, ये धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा होता क्या है? कपड़ा साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। जिस तरह से साबुन सर्फ से कपड़ा साफ करते हैं ना, तो धोवन सोडा से भी कपड़ा को साफ किया जाता है। अगर कपड़ा ज़्यादा गंदा है, कपड़ा में कुछ ऐसा दाग लग गया जो कि नॉर्मल साबुन सर्फ से साफ नहीं हो रहा है, तो धोवन सोडा का यूज करके उसके दाग को हटाया जा सकता है। धोवन सोडा का यूज करने से कपड़ा का दाग धब्बा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो धोवन सोडा का जो अणुसूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है धोवन सोडा का अणुसूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। सोडियम कार्बोनेट के साथ में जल का 10 अणु जुड़ जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है, ये तो सोडियम कार्बोनेट है, तो पहले लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट। और अगर किसी लवण के साथ में जल का अणु जुड़ जाए तो लवण के नाम के अंत में हम हाइड्रेट लगाते हैं, हाइड्रेट। लेकिन जल का कितना अणु जुड़ा हुआ है? 10 अणु। अगर जल का एक अणु जुड़ेगा तो बोलेंगे मोनोहाइड्रेट,
अगर जल का 2 अणु जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे डायहाइड्रेट, 3 अणु जुड़ेगा तो बोलेंगे ट्राइहाइड्रेट, 4 के लिए टेट्राहाइड्रेट, 5 के लिए पेंटाहाइड्रेट, हेक्साहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट, ऑक्टाहाइड्रेट, नोनाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, 10 के लिए डेकाहाइड्रेट कहते हैं। 10 को कहेंगे डेका और जल को कह देंगे हाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक है ना। आधा के लिए बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताए थे CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु के साथ में जल का 1 अणु जुड़ा हुआ था। उसका एक दूसरा भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए थे CaSO4 इंटू हाफ H2O, मतलब अगर कैल्शियम सल्फेट के 2 अणु के साथ में जल का 1 अणु जुड़ा हुआ है तो हम मान करके चलते हैं कि कैल्शियम सल्फेट के 1 अणु के साथ में जल का आधा अणु जुड़ा होगा। और आधा अणु के लिए हम क्या बोले थे? हेमी। हेमी मतलब होता है हाफ। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम दिए थे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम बताए थे वो बताए थे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट मतलब हाफ हाइड्रेट, आधा जल, ठीक है ना। और यहाँ पर है 10 जल, तो इसको बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम यहाँ पे लिखा हुआ है धोवन सोडा, धोवन सोडा या वाशिंग सोडा, धोवन सोडा या वाशिंग सोडा, ठीक है। धोवन सोडा या वाशिंग सोडा को बनाने की विधि क्या है? कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि, बनाने की विधि एक खास विधि है जिसके द्वारा इसको बनाया जाता है। उस विधि को कहते हैं अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि, या इसी को हम कहते हैं साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि या बोलते हैं साल्वे विधि, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना है इस विधि में क्या करते हैं। एक बर्तन लेते हैं और इस बर्तन में पानी लेते हैं, इस बर्तन में ले लिए पानी, ठीक है। अब इसमें नमक को हम घोलाएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। जितना अधिक से अधिक नमक घुल सकता है उतना हम इस नमक को इसमें पानी में घुलाएंगे। घुलाते जा रहे हैं, घुलाते जा रहे हैं, घुलाते जा रहे हैं। इस पानी का जितना कैपेसिटी है नमक को घोलने का उतना घुल गया, फुल हो गया, ये पानी नमक से भर गया। अब और नमक अगर हम डालते हैं तो अब ये नमक घुलता नहीं है, ये नमक नीचे बैठ जाएगा और घुलाने के लिए इसको गर्म करना पड़ेगा, लेकिन हमको गर्म करना है नहीं। तो जितना कैपेसिटी था पानी का नमक को घोलने का उतना नमक घुल चुका है, मतलब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। और चूंकि सोडियम क्लोराइड मैक्सिमम अमाउंट में घुल गया है तो हम इस घोल को कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो घोल है ना, ये जो जल है ये सोडियम क्लोराइड से संतृप्त हो गया। एक वर्ड यूज करेंगे संतृप्त। संतृप्त का मतलब हो गया फुल, भर जाना, मतलब ये जो जल था ये सोडियम क्लोराइड से संतृप्त हो गया, फुल हो गया। इसलिए हम इस घोल को कहेंगे सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन। अब हम इसमें अमोनिया गैस डालेंगे ऊपर से NH3। इसमें हम क्या डालें? अमोनिया गैस। तो जब हम अमोनिया गैस का फुहारा इसके ऊपर डालने लगेंगे तो अमोनिया गैस भी जल में घुलनशील होता है। कुछ गैस उड़ जाएगा ऊपरी ऊपर, कुछ गैस इस लिक्विड में घुलने लगेगा। तो अमोनिया गैस घुलने लगा, घुलाते जाएंगे, घुलाते जाएंगे। एक समय आएगा जब ये घोल अमोनिया गैस से भी संतृप्त हो जाएगा, अमोनिया गैस से भी फुल हो जाएगा। तो जब ये अमोनिया गैस से भी संतृप्त हो गया तब हम इस घोल को क्या कहेंगे? हम कहेंगे अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, CO2 गैस डालेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे डालने लगे तो CO2 गैस भी जल में घुलनशील होता है, CO2 गैस भी घुलने लगा। यानी हम क्या किए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए। तो ये सब आपस में करेगा अभिक्रिया। यहाँ जल है, जल, ये जल भी आपस में अभिक्रिया, मतलब जल, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2 सब आपस में अभिक्रिया करेगा। हम समीकरण बना देते हैं। तो क्या क्या अभिक्रिया करेगा, भाषा जिस तरह से बोलेंगे उसी तरह से फॉर्मूला सेट कर देते हैं। बोलेंगे अमोनिया गैस से संतृप्त NH3, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड NaCl के संतृप्त जलीय विलयन प्लस H2O जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, अब अभिक्रिया होगा। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर जब CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो अभिक्रिया होगा आपस में, और अभिक्रिया होकर के जो है ना यहाँ पर नीचे में एक अवक्षेप बैठ जाएगा। नीचे में गाढ़ा थक्का पदार्थ, उजला गाढ़ा थक्का पदार्थ बैठ जाएगा नीचे में, और ऊपर एक घोल तैरते रहेगा। एक अवक्षेप बन गया, नीचे गाढ़ा थक्का पदार्थ नीचे बैठ जाएगा, ऊपर एक लिक्विड तैरते रहेगा, एक घोल तैरते रहेगा। तो वो जो घोल है वो है अमोनियम क्लोराइड का, वो जो घोल है ना वो है अमोनियम क्लोराइड का, यानी कि NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का विलयन बन गया, अमोनियम क्लोराइड का घोल बन गया। और नीचे जो गाढ़ा थक्का पदार्थ अवक्षेप बैठ गया वह है सोडियम बाइकार्बोनेट, वह है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या बन गया, श्वेत अवक्षेप, उजला अवक्षेप बन गया। ठीक है ना। हम क्या किए, अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया गया, जिससे कि अमोनियम क्लोराइड का विलयन और सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त हो गया। इतना में किसी को कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, इस अवक्षेप को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप को अमोनियम क्लोराइड के विलयन से छान करके बाहर निकाल लेंगे, पानी से धो लेंगे, धूप में सुखा लेंगे और उसके बाद उसको गर्म कर देंगे। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी NaHCO3 इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप को अमोनियम क्लोराइड के विलयन से यहाँ से छान करके बाहर निकाल लेंगे, पानी से धो लेंगे, धूप में सुखा लेंगे, फिर इसको गर्म करेंगे। जैसे इसको गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, टूट करके बनाता है सोडियम कार्बोनेट प्लस जल वाष्प उड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उड़ेगा। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, जलवाष्प और CO2 तो यहाँ से निकल जाएगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, ये जो सोडियम कार्बोनेट बना, इसको हम क्या करते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को हम जल से क्रिस्टलीकृत कर देंगे। इसके ऊपर पानी छिड़क देना है। सोडियम कार्बोनेट जो बना इसके ऊपर कुछ पानी छिड़क देंगे तो सोडियम कार्बोनेट का प्रत्येक अणु जल के 10 अणु को अपने में जोड़ लेगा। सोडियम कार्बोनेट का प्रत्येक अणु जल के 10 अणु को अपने में जोड़ लेगा, और जब जुड़ जाएगा जल तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O। और यही क्या है, यही है धोवन सोडा, यही है धोवन सोडा या वाशिंग सोडा। ठीक है ना, यही क्या है, धोवन सोडा या वाशिंग सोडा, यही धोवन सोडा या वाशिंग सोडा बन गया। तो ये जो किसी लवण के साथ में जल का जो अणु जुड़ा रहता है ना उसको हम कहते हैं रवा जल। किसी भी लवण के साथ में जल का यहाँ कितना अणु जुड़ा हुआ है, 10 अणु जुड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं जल का जो है 10 रवा जल है। 10 रवा जल, रवा जल का संख्या यहाँ कितना है, 10, या क्रिस्टल जल का संख्या कितना है, 10 है। तो ये जो जल का अणु है ना इसको हम जल का क्रिस्टल कहते हैं, रवा कहते हैं, मतलब दाना मान करके चलते हैं, कण मान करके चलते हैं। तो हम यहाँ जल के क्रिस्टल को सोडियम कार्बोनेट के साथ में जोड़ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत कर दिए और बन गया हमारा धोवन सोडा या वाशिंग सोडा। ये है ना फार्मूला। एक बार इसका पूरा भाषा फिर से बोल देते हैं।
बनाने की विधि, बोलेंगे धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड का विलयन और सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के श्वेत अवक्षेप को अमोनियम क्लोराइड के विलयन से छानकर, धोकर, सुखाकर गर्म किया जाता है, जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और इस सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है, जिससे धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। यही विधि कहलाता है अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। क्या इतना समझ में आया? इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग जानेंगे खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा बनाने की विधि। उसको भी इसी विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। खाने वाला सोडा को भी इसी अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से ही बनाएंगे, बस 2 स्टेप कम हो जाएगा। इसमें 3 समीकरण में ना वॉशिंग सोडा बना, और जब हम लोग खाने वाला सोडा बनाएंगे तो एक ही स्टेप में बन जाएगा। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट रियल में खाने वाला सोडा होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट ही खाने वाला सोडा होता है। तो जब खाने वाला सोडा बनाने की विधि जानेंगे तो सेम प्रोसेस रहेगा, 2 स्टेप कम कर देना, बस एक ही समीकरण में हमारा बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाला सोडा। फिलहाल 2 स्टेप और बढ़ाना है यहाँ, चूँकि ये धोवन सोडा है तो हमारा फार्मूला यहाँ प्राप्त हुआ और ये हो गया धोवन सोडा बनाने की विधि। इसका उपयोग देख लेते हैं हम लोग। धोवन सोडा का क्या क्या उपयोग होता है? धोवन सोडा का उपयोग, पहला, धोवन सोडा का उपयोग सबसे पहले तो इसका उपयोग किया था कपड़ा साफ करने में, कपड़ा साफ करने में, कपड़ा साफ करने में। दूसरा इसका उपयोग होता है साबुन, कागज, कांच, इन सब के उत्पादन में। साबुन, कागज, कांच ETC के उत्पादन में, ETC के उत्पादन में, ठीक है। और तीसरा है जल की अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता दूर करने में, ठीक है ना। जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में, या बोलेंगे कठोर जल को मृदु बनाने में, ठीक है ना। इसी को हम बोलेंगे कठोर जल को मृदु बनाने में, मृदु बनाने में, ठीक है ना। अब यहाँ आया जल की अस्थाई कठोरता दूर करने में, यहाँ आया जल, कठोर जल को मृदु बनाने में। कठोर जल का क्या मतलब होता है? कठोर जल का मतलब होता है अशुद्ध टाइप का जल जिसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिक्स होगा, कुछ ना कुछ अशुद्धि उसमें मिक्स होगा, वो कहलाता है क्या? कठोर जल कहलाएगा। खास करके जल में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुल गया हो, अगर पानी में अशुद्धिक रूप में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुल जाता है तो हम उस जल को कहते हैं कठोर जल। अगर हम कठोर जल में साबुन से कपड़ा साफ करेंगे तो साबुन अच्छा झाग नहीं बनाता है, बढ़िया फेन नहीं बनाता है। कठोर जल में अगर साबुन से कपड़ा साफ करते हैं तो वो अच्छा झाग बनाता नहीं है। और मृदु जल का मतलब होता है कि शुद्ध पानी। मृदु जल का मतलब है कि वो अब कठोर नहीं रहा, उसका जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट सब था वो वहाँ से हट गया, इसका यही मतलब होता है। तो जल की अस्थाई कठोरता को दूर करने में या कठोर जल को मृदु बनाने में इस धोवन सोडा का यूज होता है। इसको हम लोग सिंपल टाइप से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कभी गंगा जी का पानी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा गंदा टाइप का होता है। अब गंदा टाइप का पानी है, उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे हल्का हल्का मिट्टी सब नीचे बैठता है, लेकिन कि जो है फिर भी थोड़ा सा गंदा ही रहता है। तो जल्दी से गंदगी साफ़ हो जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी का टुकड़ा लेकर के पानी में 2-4 बार ऐसे घुमा देते हैं तो क्या होगा कि जितना गंदा पानी है ना वो गंदगी सब नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर से साफ़ होने लगता है, होता है ना।
तो वो भी जल की कठोरता को समाप्त करने में उसका यूज़ किया गया। लेकिन अभी जो फिलहाल बता रहे हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में अगर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो हम जल को बोलते हैं कि वो हो गया कठोर जल। ठीक है, उसको साफ करना वहाँ से। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता आता है। अब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूट करके कैल्शियम आयन बना लेता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टूट करके मैग्नीशियम आयन बनाता है। तो कठोर जल में कैल्शियम आयन पाया जाता है और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। ठीक है ना, कठोर जल में कैल्शियम आयन भी होगा और मैग्नीशियम आयन भी होगा। इसी दोनों के कारण जल में कठोरता आता है। मतलब ऐसा गुण हो जाएगा पानी का कि वो साबुन से अगर कपड़ा साफ करें उस पानी में तो कपड़ा बढ़िया से साफ नहीं होता है, झाग नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं, पानी में थोड़ा सा डाल देते हैं धोवन सोडा। जैसे धोवन सोडा डाले तो धोवन सोडा मुख्य रूप से क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O है, लेकिन मेन यौगिक तो सोडियम कार्बोनेट ही है। तो वो सोडियम कार्बोनेट टूटता है, सोडियम कार्बोनेट के टूटने से बनता है कार्बोनेट आयन। क्या बनेगा, कार्बोनेट आयन। और बना हुआ कार्बोनेट आयन CO3 2- बना हुआ कार्बोनेट आयन इस कैल्शियम आयन के साथ जुड़ेगा और बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट। और बना हुआ कार्बोनेट आयन जो है वो फिर इधर मैग्नीशियम आयन से भी जुड़ेगा और बना लेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। और ये दोनों बर्तन में नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ये कैल्शियम यानी कैल्शियम आयन कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में और मैग्नीशियम आयन कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट में, और ये दोनों बर्तन में नीचे जाकर के बैठ जाएगा। जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण जल में कठोरता आ गया था, अब वो कठोरता खत्म हो गया, यानी कि कठोर जल बन गया मृदु, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता हो गई समाप्त। तो कठोर जल को मृदु बनाने में या जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। ये समझ में आ गया। अगला लवण हम लोग पढ़ते हैं, अगला लवण हम लोग पढ़ते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, ठीक है ना, खाने वाला सोडा, या हम इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। बनाने की विधि, बनाने की विधि और इसका उपयोग, और इसका उपयोग। खाने वाला सोडा होता है, ठीक है ना। पुआ बनाना हो, पूड़ी बनाना हो, ब्रेड बनाना हो, केक बनाना हो, इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, तो उसके गीले आटे में थोड़ा सा ये जो खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा है, इसको मीठा सोडा भी कह देते हैं, उसको थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। तो ये खाने वाला सोडा को अगर पकवान कुछ भी पकाना है तो गीले आटे में अगर मिक्स कर देते हैं ना, तो जब उसको पकाया जाएगा, जब पूड़ी छाना जाएगा, जब ब्रेड बनाया जाएगा, केक बनाया जाएगा, इडली डोसा बनाया जाएगा, तो वह बढ़िया से फूलता है, वह अच्छी तरह से फूलता है, वो CO2 गैस बनाने लगता है। जब उसको गर्म किया जाता है ना आटा को, तो वहाँ CO2 गैस बनता है और इसकी वजह से वो बढ़िया से फूलेगा। अब फूलेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, खाने में ठीक लगेगा। कैसे भोज भात में पूड़ी छाना जाता है, जैसे पूड़ी दिया जाता है तेल में, गरम गरम तेल में, तुरंत 2 सेकंड नहीं लगता है, तुरंत फूल करके तैयार, क्योंकि उस आटा में थोड़ा सा डाल दिया जाता है खाने वाला सोडा, इसलिए वो फूलता है बहुत बढ़िया से। ठीक है, इसका अनुसूत्र क्या होता है, खाने वाला सोडा का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3, यानी इसका रासायनिक नाम हो जाएगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो सामान्य नाम है, सामान्य नाम होगा भाई जो खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा।
या बेकिंग सोडा। बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि क्या है? सेम विधि जो भी हम लोग पढ़े, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि, या इसी को कहते हैं साल्वे विधि, साल्वे विधि। ठीक है ना। इस विधि में सेम प्रोसेस जो भी बताए, क्या बताए थे? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किए थे, तो अभिक्रिया हो गया था और अभिक्रिया होकर के बना था अमोनियम क्लोराइड का विलयन। अमोनियम क्लोराइड का बना था विलयन और बन गया था सोडियम बाइकार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप। इसका बन गया था श्वेत अवक्षेप, बना था ना। बर्तन लेंगे, बर्तन में पानी लेंगे, पानी में जितना नमक घुल सकता है घुला देंगे, फिर उसमें जितना अमोनिया गैस घुल सकता है घुला देंगे, फिर उसमें CO2 गैस डालेंगे। भाषा क्या बोलना है तो बोलेंगे अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है, जिससे अमोनियम क्लोराइड का विलयन और सोडियम बाइकार्बोनेट का वही अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बर्तन के नीचे गाढ़ा थक्का पदार्थ के रूप में बैठ जाएगा। अब इस अवक्षेप को यहाँ से निकाल लेना है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के अवक्षेप को अमोनियम क्लोराइड के विलयन से निकाल लेंगे, पानी से धो लेंगे, धूप में सुखा लेंगे और सुखा के बस रख लेना है। धूप में सुखा के इसको रख लेना है, क्योंकि यही तो है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। यही क्या है? बेकिंग सोडा। यही है खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट ही खाने वाला सोडा है। धोवन सोडा में 2 स्टेप और बढ़ा दिए थे, यहाँ पर वो 2 स्टेप क्या हो गया? कम हो गया। इधर का जो समीकरण लिखे थे इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देना चाहिए। ठीक है ना, बैलेंस कर देना चाहिए। सोडियम 2 है तो यहाँ सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, कार्बन 2 हो गया तो कार्बन इधर 2 है ही, फिर जो है ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, तो 3 1 4 2 6 हो गया। हाइड्रोजन हो गया 2, तो हाइड्रोजन यहाँ भी सब बराबर हो गया। ये समीकरण बैलेंस है और अब सब बैलेंस है। यही विधि कहला गया अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि। बनाने की विधि हो गया, है ना, अभी तो समझा ही थे पीछे। इसका उपयोग देख लेते हैं। उपयोग खाने वाला सोडा का जो उपयोग है, एक तो उपयोग है इसका डायरेक्ट भी पूरी, ब्रेड, पुआ, केक, इन सब के आटे में डायरेक्ट भी इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बेहतर रिजल्ट के लिए हम क्या करते हैं, खाने वाला सोडा के साथ में टार्टरिक अम्ल थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। खाने वाला सोडा यानी कि जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा के साथ में टार्टरिक अम्ल हल्का सा मिक्स कर दिया जाता है। तो बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का जो मिश्रण होता है वो कहलाता है बेकिंग पाउडर। वो कहलाता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का मतलब है कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल बनाने में। और इसका उपयोग क्या चीज़ में किया जाता है? बस वही जो पूड़ी बनाना है, ब्रेड बनाना है, केक बनाना है, इडली डोसा बनाना है, उसके आटे में बेकिंग पाउडर थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। बेकिंग पाउडर में 2 चीज़ है, एक तो है बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, और प्लस थोड़ा सा क्या है, टार्टरिक अम्ल। और जब उसको मिक्स किया जाता है तो जो है फिर जब उसको पकवान में डाल करके जब पकाते हैं तो फूलता है बढ़िया से, और बढ़िया से फूलेगा तो वो सॉफ्ट हो जाता है। एक तो ये उपयोग है। दूसरा, पेट की अम्लीयता दूर करने में। पेट की अम्लीयता दूर करने में। पेट की अम्लीयता दूर करने में। ठीक है ना, क्या मतलब है? अगर कभी हमारे पेट में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, एसिडिटी हो जाता है, पेट में अम्लीयता आ जाता है, गैस बनने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, जलन होने लगता है अम्ल की अधिकता के कारण, तो हम क्या करते हैं, खाने वाला सोडा
को थोड़ा सा एक गिलास पानी में घोल लेंगे, उस पानी को हम पी जाएंगे। तो खाने वाला सोडा जो होता है ना, ये स्वभाव से क्षारीय होता है। खाने वाला सोडा स्वभाव से क्षारीय होता है और क्षार अम्ल को काटता है। तो जब हम खाने वाला सोडा को पानी में घोल करके पी जाएंगे, जैसे इनो वगैरह सब पीते हैं ना, तो इनो में क्या है, इनो में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इनो में होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, वो भी क्षारीय होता है। इनो को भी पिएंगे तो पेट के अम्ल को जाकर के वो अभिक्रिया करेगा, लवण जल बन के निकल जाएगा। इसी प्रकार ये जो खाने वाला सोडा होता है ये भी हल्का क्षारीय होता है, और जब भी कभी पेट में अम्लता बढ़ जाए तो इसको पानी में घोल करके पी लेंगे तो ये जो क्षार है पेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, लवण जल बनाएगा, अम्ल को ख़त्म कर देगा, और जो पेट में अम्ल की अधिकता की वजह से दर्द हो रहा था, जलन हो रहा था, गैस बन रहा था, ये सारा परेशानी खत्म हो जाता है। तो पेट की अम्लीयता को दूर करने में, एसिडिटी को दूर करने में इस खाने वाले सोडा का यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग है अग्निशामक यंत्र में। अग्निशामक यंत्र में मतलब आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है ना, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब आग बुझाने वाला यंत्र कई प्रकार का हो सकता है, लेकिन कि जहाँ इसका यूज होता है उसमें जो अभिक्रिया यूज होता है उस अभिक्रिया के बारे में बताते हैं। आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें दो चीज़ रहेगा, एक खाने वाला सोडा और दूसरा कोई अम्ल रहेगा, या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा या तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। तो खाने वाला सोडा हो गया NaHCO3, NaHCO3, और वो जो आग बुझाने वाला यंत्र है उसमें अंदर में या तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा या तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, दोनों में से कोई अम्ल होगा। कहीं आग लग गई, आग बुझाना है तो मशीन का बटन जैसे ऑन करेंगे, बटन जैसे दाबेंगे तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। जैसे कांटेक्ट में आएगा तो अभिक्रिया होगा। इस अभिक्रिया के दौरान मुक्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आग को बुझाने के काम में आता है। तो जब अभिक्रिया हो जाएगी तो यहाँ पर बनेगा सोडियम क्लोराइड, लवण जल और CO2 बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है, और बनेगा जल बनेगा, और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर बन जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यही जो CO2 है ये आग बुझाने का काम करता है। यही जो CO2 है ना, ये आग बुझाने का काम करता है, ठीक है। इसी तरह का अभिक्रिया करवाया जाता है अग्निशामक यंत्र में, यानी खाने वाला सोडा और उसका अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं, तो अभिक्रिया के दौरान बनता है CO2 गैस, और ये CO2 गैस ही आग को बुझाने का काम करता है। कहीं आग लग रही है तो CO2 गैस का फुहारा छोड़ेंगे, बस जो है आग वहाँ का बुझ जाएगा। CO2 गैस आग को बुझाता है, चूँकि भारी होता है तो उड़ता भी कम है और आग को बुझा देगा, ठीक है। हमारा ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो लवण हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये है कॉस्टिक सोडा। अगला क्वेश्चन आ गया कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बनाने की विधि और इसका उपयोग। कॉस्टिक सोडा एक ठोस टुकड़ा होता है, ठीक है ना। इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या है, अणुसूत्र होता है NaOH। रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम देख के पता चल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद इसका सामान्य नाम क्या है, तो सामान्य नाम है कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि क्या है, एक खास विधि से बनाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोर एल्कली विधि। क्लोर एल्कली विधि, क्लोर एल्कली विधि, ठीक है ना, या क्लोर क्षार विधि। कॉस्टिक सोडा को मुख्य रूप से क्लोर एल्कली विधि या क्लोर क्षार विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन में पानी ले लिए और पानी में जितना नमक घुल सकता है घुला देना है।
जितना नमक घुल सकता है घुला देना है, यानी सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन ले लिए। सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका संतृप्त जलीय विलयन प्लस H2O। तो सोडियम क्लोराइड का संतृप्त जलीय विलयन बना लेना है और इसमें प्लस माइनस वाला दो ठो करेंट वाला छड़ डाल देंगे और करेंट डाल देंगे, प्लस और एक होगा माइनस। दो इलेक्ट्रोड को, एनोड और कैथोड, प्लस वाला जिसमें जिस रड में प्लस वाला करंट है उसको बोलेंगे एनोड, जिसमें माइनस वाला करंट उसको बोलेंगे कैथोड। करंट वाला तार डाल दिए, रड डाल दिए, इसमें करंट प्रवाहित कर दिए। तो जैसे हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे तो ये यहाँ पर जो है ना अभिक्रिया होगा और रिएक्शन होगा, इसको मतलब ये टूटने लगेगा, सोडियम क्लोराइड जो है ना वो टूटने लगेगा और यहाँ पर अभिक्रिया होगा। तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, विद्युत अपघटन लिखेंगे, विद्युत अपघटन। यानी कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किए, तो विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है और क्लोरीन गैस बनता है। समीकरण को बैलेंस करना पड़ेगा, तो देखते हैं हाइड्रोजन 2 है, ये क्लोरीन 2 है, तो यहाँ क्लोरीन का आगे 2 लग जाएगा, सोडियम 2 हो गया, सोडियम का आगे 2 लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2, सब बराबर हो गया। यही जो यहाँ पर हमको प्राप्त हुआ NaOH, यही क्या है, यही तो है कॉस्टिक सोडा। यही क्या है, कॉस्टिक सोडा। ये जो कॉस्टिक सोडा बनेगा ये जल में घुला हुआ रहेगा। ये जो कॉस्टिक सोडा बना ये पानी में घुला हुआ रहेगा, ठीक है ना। करंट डालने से उतना भी अधिक वोल्टेज का करंट यहाँ नहीं देते हैं कि ये जल ही टूट जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, जल जल ही रहेगा। बस जल के साथ में कुछ जल अभिक्रिया किया सोडियम क्लोराइड के साथ में और अभिक्रिया करके बना लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। ये दोनों गैस भी निकलेगा, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भी मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना, और बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि जल में घुला हुआ रहेगा और उस जल का कर देंगे वाष्पन तो पानी उड़ जाएगा और बचा रह जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि यही है क्या, कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा को मुख्य रूप से क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है जिससे कॉस्टिक सोडा बनता है। इस दौरान हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस भी मुक्त होती है। क्या यह समझ में आ गया? उपयोग जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग कॉस्टिक सोडा का भी उपयोग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग पढ़ेंगे और क्लोरीन गैस का भी उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ तीन प्रोडक्ट बनाना तो तीनों का उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, तीनों का हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं उपयोग। पहले पढ़ते हैं कॉस्टिक सोडा के उपयोग। कॉस्टिक सोडा के उपयोग, कॉस्टिक सोडा के उपयोग, कॉस्टिक सोडा के उपयोग। कॉस्टिक सोडा का क्या उपयोग है? पहला, साबुन और अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट। सर्फ जो होता है ना, सर्फ, उसमें 15 से 30% अपमार्जक मिक्स होता है और अपमार्जक ही कपड़ा की सफाई करता है। शैम्पू जो होता है, शैम्पू में भी अपमार्जक मिक्स होता है, वो भी बाल की सफाई करता है। तो पहला इसका उपयोग है साबुन और अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक को इंग्लिश में कहते हैं डिटर्जेंट। डिटर्जेंट यानी सर्फ और शैम्पू में अपमार्जक मिक्स होता है। सर्फ को हम डिटर्जेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि सर्फ में मात्र 15 से 30% ही डिटर्जेंट मिक्स होता है। बनाने में साबुन और अपमार्जक, यानी कि समझने के लिए कह सकते हैं कि सर्फ बनाने में अपमार्जक जो है ना वो सर्फ में 15 से 30% मिक्स होता है। दूसरा, सूती कपड़ों में, सूती कपड़ों में
चमक उत्पन्न करने में, चमक उत्पन्न करने में, सूती कपड़ों में चमक उत्पन्न करने में। अगर सूती कपड़ा में बहुत दाग वगैरह सब लग गया, तेल का दाग लग गया, ग्रीस का दाग लग गया, मोबिल का दाग लग गया, बहुत ही गंदा सब दाग लग गया, तो हम जो है क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी में थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा को घोल देंगे और ऊपर से वो जो पूरा गंदा कपड़ा है ना, उस कपड़ा को उसमें डुबा देंगे। हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि ये जो कॉस्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है, हाथ से छू देंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा का यूज़ करेंगे, लकड़ी से ही कपड़ा को डुबा करके, उसी से हिला डुला करके और उसको निकाल करके लकड़ी से ही पीट करके कपड़ा को साफ़ कर देंगे, फिर साफ़ पानी से धो देंगे तो कपड़ा साफ़ हो जाता है, जितना गंदगी था वो भी लगभग निकल जाता है, कपड़ा चमकीला हो जाता है। तो सूती कपड़ों में चमक उत्पन्न करने में यूज़ किया जाता है। धातु से ग्रीज हटाने में, अगर कोई लोहा का पार्ट्स पुर्जा है उसमें ग्रीज वगैरह सब लगा हुआ है तो पानी से धोएंगे तो ग्रीज नहीं हटेगा, तो कॉस्टिक सोडा के घोल में डाल देंगे लोहा के पार्ट्स पुर्जा को जिसमें ग्रीज लगा हुआ है, सारा ग्रीज हट जाएगा वहाँ से। ठीक है। एक होता है बॉक्साइट अयस्क, ठीक है ना, बॉक्साइट अयस्क को साफ करने में, बॉक्साइट अयस्क को साफ करने में एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट अयस्क से। हम लोग धातु चैप्टर जब, यानी तीसरा चैप्टर जब पढ़े ना केमिस्ट्री का, वहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ज़मीन के अंदर से धातु का जो चट्टान निकलता है, जैसे हम लोग लोहा का यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, कॉपर का यूज़ करते हैं, ये सब कहाँ से आता है, ज़मीन के अंदर से आता है, चट्टान के रूप में रहता है। तो धातु का जो चट्टान ज़मीन के अंदर से निकलता है उसी को हम कहते हैं अयस्क। एल्युमिनियम धातु का एक अयस्क है जिसको कहते हैं बॉक्साइट अयस्क। बॉक्साइट अयस्क को पहले साफ़ किया जाता है, उसके बाद वहाँ से एल्युमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है। तो बॉक्साइट अयस्क को साफ़ करने के लिए कॉस्टिक सोडा के घोल में ही डाल करके बॉक्साइट अयस्क को साफ़ किया जाता है। अब क्या प्रोसेस रहता है साफ़ करने का, हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया कॉस्टिक सोडा का उपयोग। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का भी उपयोग पढ़ना है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस के उपयोग, हाइड्रोजन गैस के उपयोग, इसका भी दो उपयोग पढ़ते हैं। पहला, हाइड्रोजन गैस का पहला उपयोग किया जाता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने के लिए। हैबर विधि द्वारा अमोनिया गैस बनाने के लिए, हैबर विधि द्वारा अमोनिया यानी NH3 गैस बनाने में क्या करते हैं, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराया जाता है। उत्प्रेरक के रूप में लोहा दिया जाता है, Fe उत्प्रेरक। लोहा उत्प्रेरक के रूप में रहेगा, उच्च ताप देना पड़ेगा, उच्च ताप, अधिक टेम्परेचर देना पड़ता है। तो जब हम लोहा उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च तापक्रम पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करके बना लेता है अमोनिया, NH3 बना लेगा, अमोनिया गैस बन जाएगा। और अमोनिया गैस बनाने का यही विधि कहलाता है हैबर विधि। यही विधि कहला गया हैबर विधि। तो हैबर विधि में क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक के रूप में लोहा देना पड़ेगा, उच्च ताप देना पड़ेगा, अभिक्रिया होकर के अमोनिया बन गया और अमोनिया गैस होता है। तो यही विधि कहला गया हैबर विधि। अमोनिया गैस का अपना यूज होता है, समीकरण को बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6 तो यहाँ 3 लगा देंगे, बराबर हो गया। पहला उपयोग हो गया। दूसरा, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने में, वनस्पति तेल को वनस्पति घी यानी कि डालडा में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है ना। अब वनस्पति तेल का मतलब क्या, सरसों का तेल हो गया, सूर्यमुखी का तेल हो गया, यही सब क्या है, वनस्पति तेल है। तो वनस्पति तेल लिखते हैं, वनस्पति तेल हो गया।
वनस्पति तेल का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। जब हम वनस्पति तेल का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बीच में, तो अभिक्रिया होता है और बन जाता है वनस्पति घी। वनस्पति घी का मतलब हो गया डालडा। आजकल डालडा का यूज़ थोड़ा कम होता है, थोड़ा पुराने ज़माने में डालडा का यूज़ अच्छा खासा होता था। तो डालडा जो बनता है ना, उसमें भी हाइड्रोजन गैस का यूज होता है और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है ना, ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए इस हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। हाइड्रोजन गैस का भी उपयोग समझ में आ गया। और तीसरा हम लोग पढ़ लेते हैं क्लोरीन गैस का उपयोग। क्लोरीन गैस के उपयोग, क्लोरीन गैस Cl2 के उपयोग। क्लोरीन गैस का क्या उपयोग है? तो पहला तो उपयोग हो जाएगा, हम लोग पढ़ लिए हैं, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में। हम लोग पढ़ लिए थे ना पिछले वीडियो में कि जब शुष्क बुझे हुए चूने पर 40 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है तो अभिक्रिया के बाद ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। तो चूना के ऊपर क्या डाले थे? क्लोरीन गैस ही तो डाले थे, तब न जाकर के बना था ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज है कागज और कपड़ा से रंग उड़ाने में। अगर किसी कपड़ा पर कुछ खास कलर का पेंट है या फिर कोई कागज़ पर कुछ खास कलर का पेंट है, तो अगर उस पेंट को उड़ाना है, कलर को उड़ाना है, तो हम क्या करते हैं, उस कपड़ा या कागज़ के ऊपर ब्लीच जो है ना, उसके ऊपर क्लोरीन गैस का फुहारा छोड़ देंगे। क्लोरीन गैस का जो फुहारा होता है वो रंग को उड़ा देता है। अगर लाल कपड़ा के ऊपर क्लोरीन गैस का फुहारा डाल दिया जाए तो कपड़ा वाइट हो जाएगा। अगर ग्रीन पेपर के ऊपर क्लोरीन गैस का फुहारा डाल देंगे तो सारा ग्रीन कलर उसका उड़ जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो फैक्ट्री वगैरह सब में, कारखाना सब में इसका यूज़ किया जाता है। कागज़ और कपड़ा से रंग उड़ाने में के लिए भी जो है ना क्लोरीन गैस का यूज़ किया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है। तीनों लवण आज हम लोग पढ़ लिया, हमारा 6 लवण हो गया कंप्लीट। ठीक है, और आज का लेक्चर भी यहाँ हो गया कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम लोग पीएच मान के बारे में समझेंगे। ठीक है ना, पीएच मान वाला ऐसे टॉपिक हमको थोड़ा पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट से ऐसे, लेकिन कि कल हम लोग पीएच मान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।